हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हमारा फोर्थ क्विज सेशन है और हमारा ब्रॉड टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड वील ट्राई टू कवर 10 क्वेश्चंस इन दिस सेशन एज वेल विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन टैक्सेस विल, यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है। पहला 2 ऑप्शन है शिफ्ट डिमांड आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स और लास्ट 2 ऑप्शन है शिफ्ट सप्लाई। ओके, तो इसको आंसर करने से पहले चलिए हम सप्लाई क्या है डिस्कस कर लेते हैं। Supply refers to the quantity of a commodity that a seller is willing to sell at different prices during a given period of time. Supply refers to the quantity of a commodity that a seller, मतलब विक्रेता, who is willing to sell at different price during a given time period. तो एक फर्म में प्रोड्यूसर्स या ओनर्स ऑफ अ फर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ अमाउंट ऑफ कमोडिटीज़, तो उस कमोडिटीज़ को जब मार्केट में वो प्रोड्यूसर सेल कर रहा है एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम सप्लाई कहते हैं। The most basic laws in economics are the law of supply and the law of demand. Indeed, almost every economic event or phenomena is the product of the interaction of these two laws. तो law of supply और law of demand ये basics है economics का, ठीक है। Almost every economic event is the product of the interaction of these two laws. Economic का हर एक event is the result of the interaction of law of demand and law of supply. तो law of supply क्या होते हैं? The law of supply states that the quantity of a good supplied, that is the amount owners or producers offer for sale, rises as the market price rises and falls as the price falls, other factors remaining constant. तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा है? लॉ ऑफ डिमांड में हम ये जानते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड फॉल करेगा और प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगा। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में इट इज जस्ट द ऑपोजिट। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो जो प्रोड्यूसर्स और सेलर है वो ज्यादा सप्लाई करेगा, सप्लाई विल इंक्रीज। और प्राइस जब डिक्रीज होगा तो फर्म के प्रोड्यूसर्स या सेलर्स या विक्रेता वो सप्लाई वो रिड्यूस कर देंगे प्राइस डिक्रीज होने से। तो प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो ये है सप्लाई कर्व। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्वांटिटी है और वर्टिकल एक्सिस में प्राइस है, ठीक है। और यहां पर भी मूवमेंट अलोंग द कर्व है, that is when the price increases, quantity increases and the movement होता है along the curve from A to B. Okay? तो इसे हम कहते हैं सप्लाई कर्व जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड है। डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड था और सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ओके, हमने शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ा है प्रीवियस स्लाइड में, तो ये है शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होने का बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीजंस लिस्ट डाउन किए हैं, द फैक्टर्स जो कि सप्लाई को इंक्रीज करता है और फैक्टर्स जो सप्लाई को डिक्रीज करता है। तो अब देखिए, पहला जो फैक्टर है ये है फैक्टर्स दैट इंक्रीज सप्लाई। तो सप्लाई इंक्रीज होने से सप्लाई आउटवर्ड शिफ्ट करेगा, राइट। तो फेवरेबल नेचुरल कंडीशंस फॉर प्रोडक्शन जिसमें ज़्यादा होगा, अगर नेचुरल कंडीशंस
फेवरेबल हो, क्लाइमेट फेवरेबल हो प्रोडक्शन के लिए, तो अच्छा रॉ मटेरियल्स मिलेगा, इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है फॉल इन इनपुट प्राइसेस, क्योंकि हमको रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो अगर रॉ मटेरियल्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जो प्रोड्यूसर्स है उनका कॉस्ट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने से सप्लाई ज़्यादा होगा, मोर सप्लाई एट अ लेसर टाइम, राइट। आप देखिए ना, मैनुअली जब आप कपड़े धोंगे तो वो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लेगा, लेकिन वॉशिंग मशीन में आप बहुत कम टाइम में बहुत एफिशिएंटली काम कर सकेंगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। तो प्रोडक्शन में भी सेम केस, ओके। नेक्स्ट है लोअर प्रोडक्ट टैक्सेस, लेस कॉस्टली रेगुलेशन। तो प्रोडक्ट का टैक्स अगर कम होता है तो क्या होगा, टैक्स कम होने से कॉस्ट रिड्यूस होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए फर्म्स के पर्सपेक्टिव में टैक्स या रेगुलेशंस एक एडिशनल कॉस्ट डालता है प्रोडक्शन में, राइट, इट इंक्लूड्स एन एडिशनल कॉस्ट। जो कॉस्ट था प्रोडक्शन का उससे ज़्यादा एक एडिशनल कॉस्ट एडेड होता है, तो जिसके लिए क्या होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है लेफ्टवर्ड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हायर प्रोडक्ट टैक्सेस, ओके, तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकता है। तो लोअर टैक्स में सप्लाई कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। जैसे कि टैक्स में क्या होता है, ज़्यादा अगर टैक्स होता है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर सब्सिडीज होगा, सब्सिडीज होने से क्या होगा, सब्सिडीज होने से सप्लाई कर्व इंक्रीज होगा, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होने से क्या होता है, प्रोड्यूसर का जो एक्सपेंसेस है प्रोडक्शन के एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के पीछे जो उनको जो खर्चा बेयर करना पड़ता है वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो इसलिए सप्लाई इंक्रीज होता है, विच लीड्स टू एन आउटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई, ओके। सो ये सब आई थिंक सो, ये आई नो दैट ये कंसेप्ट आप सबको पता है, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये सब कंसेप्ट ही बेसिक्स है इकोनॉमिक्स का, इससे ही बाकी के इम्पॉर्टेंट मॉडल्स या जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये सब बेसिक्स है, इसलिए आई एम कवरिंग दिस पार्ट फर्स्ट, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हमने अभी टैक्स डिस्कस की है, तो ये तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सप्लाई कर्व इनवर्ड शिफ्ट होता है सो दैट लेस इज सप्लाइड एट ईच एंड एवरी प्राइस। तो आंसर यहां पर डी होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है एन इंक्रीज इन द प्राइस फ्रॉम 25 pence to 30 pence leads to an increase in the quantity supplied from 40 units to 44 units. The price elasticity of supply is. तो हमने price elasticity of demand हमने की है, price elasticity of supply मतलब क्या है, मतलब सप्लाई कितना रिस्पॉन्सिव होगा विद द चेंज इन प्राइस। तो प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई कितना इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होने से सप्लाई कितना डिक्रीज होगा, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ या सेंसिटिविटी ऑफ सप्लाई, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। तो अब यहां पर आपको सप्लाई इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आप खुद ट्राई कीजिए, और जिसको याद नहीं है फॉर्मूला तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से सप्लाई इलास्टिसिटी के बारे में। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जस्ट लाइक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह ही इसको हम डिवाइड कर सकते हैं आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर्स में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, आई होप आप लोगों ने ट्राई किए हैं, तो मैं बता दे रही हूँ आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 आंसर बी होगा। कैसे? देखिए, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होता है बाय 10% और प्राइस इंक्रीज होता है बाय 20%। दिस मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज प्लस 0.5। अब फॉर्मूला अप्लाई करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज प्लस 4, द प्राइस इंक्रीजेस बाय 15%, सेल्स वेर ओरिजिनली 200 यूनिट्स, व्हाट विल दे बी नाउ? ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन टाइप, तो आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, फिर आप आंसर कीजिए। तो इसका आंसर जो होगा, आप पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आप आंसर देखेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर होगा 320 यूनिट्स। कैसे? देखिए, यहाँ पर सोल्यूशन गिवन है, द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विल बी 4 इंटू 15%, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होता है 15%, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 4 होता है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके आप देख सकते हैं। तो ये 4 इंटू 15% होगा, जो कि 60% है, वो है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसका मतलब कि क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होता है बाय 120 यूनिट्स। अब ओरिजिनली सेल्स था 200 यूनिट्स, so 120 plus 200 is equal to 320 units. ठीक है? Okay. Next है question number 4. A supply curve that starts at the origin has, ये नेट का previous year question है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। Price elasticity of supply greater than 1, a price elasticity of supply equal to 1, a price elasticity of supply less than 1, a positive price elasticity of supply. तो इसको आंसर करने से पहले चलिए कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट देख लेते हैं। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, ए जहाँ पर ओरिजिन से सप्लाई शुरू होता है वो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होते हैं, ठीक है? दैट इज इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये पॉइंट इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है। तो ए जो है फिगर ए, P इज इक्वल टू एम क्यू वे स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व शूट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है? फाइन। नेक्स्ट है सप्लाई कर्व लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, तो यहाँ पर क्या है, P इज इक्वल टू एम क्यू माइनस सी when the straight line supply curve shoots from the x axis। अब देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व shoots from the x axis, और ये है P is equal to mq plus c when the straight line supply curve shoots from the y axis। तो ये है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, ये लेस देन है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ये है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, और ये है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? अ सप्लाई कर्व दैट स्टार्ट्स एट द ओरिजिन, ये बी होगा, आंसर बी, ठीक है? ये पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के एस्पेक्ट से है। फाइन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। सप्लाई इज लाइकली टू बी मोर प्राइस इलास्टिक, यहाँ पर 4 केसेस गिवन है, तो ये क्वेश्चन है डिग्री ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी के बारे में। तो चलिए हम थोड़ा ब्रश अप कर लेते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट इज जस्ट लाइक डिमांड, बट थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो पहला केस है यूनिट इलास्टिक सप्लाई, प्राइस चेंज और क्वांटिटी सेम चेंज इन सप्लाई वो सेम होते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी। नेक्स्ट है रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई, तो प्राइस ज़्यादा चेंज होने से, प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं लेकिन सप्लाई उतना चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है ये है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, प्राइस फिक्स्ड है लेकिन सप्लाई मतलब थोड़ा सा प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और इन इलास्टिक इज जस्ट द ऑपोजिट, क्वांटिटी सप्लाइड फिक्स्ड रहते हैं इवन इफ द प्राइस चेंजेस। और ये है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, दैट इज प्राइस थोड़ा सा चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये है डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसका आंसर क्या होगा? सप्लाई इज लाइकली टू बी मोर प्राइस इलास्टिक, ये ऑप्शन डी होगा इफ इट इज इजी टू एक्सपैंड आउटपुट,
क्योंकि आउटपुट बहुत रिस्पॉन्सिव होता है विथ चेंज इन प्राइस, सो इट्स आंसर डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, find the slope of an assumed linear demand curve for theater tickets when the persons purchase 1000 at $5 per ticket and 200 at $15 per ticket. तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अब पहले सोल्यूशन देखिए. स्लोप ऑफ द लीनियर डिमांड कर्व मतलब चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी. तो जब प्राइस चेंज होता है फ्रॉम $5 टू $15, क्वांटिटी चेंज हो जाते हैं फ्रॉम 1000 टिकट्स टू 200 टिकट्स. तो अब हम चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं, विच इज 10 by -800 विच इज इक्वल टू -1 by 80. तो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज -1 by 80. तो आंसर है ऑप्शन बी. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर एक डेटा गिवन है, यहाँ पर डिमांड फंक्शन गिवन है, सप्लाई फंक्शन गिवन है. तो ये डिमांड और सप्लाई इक्वेशंस है फॉर विजेट्स. तो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालना होगा. ओके, तो उससे पहले आप जानते हैं डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होता है तब हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी हमें मिलता है, राइट. जब सिचुएशन ऐसे होते हैं, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड. जब ये सिचुएशन होता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है. अब डिमांड शिफ्ट अगर हो, अदर फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करता है, डिमांड शिफ्ट होने से क्या होगा, सप्लाई फिक्स रहता है तो प्राइस इंक्रीज होगा, राइट. और सप्लाई भी ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं. तो ऐसे डिमांड और सप्लाई का वेराइटीज ऑफ चेंजेस हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. लाइक फॉर एग्जांपल, सप्लाई फ्लैटर है या सप्लाई कर्व थोड़ा स्टीपर है, ऐसे मतलब ये फ्लैटर है और डिमांड कर्व थोड़ा इनइलास्टिक है और सप्लाई कर्व थोड़ा इलास्टिक है. तो प्राइस चेंज में कितना असर पड़ेगा. हम टैक्सेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, वैराइटीज़ ऑफ कंसेप्ट यूज़ करते हैं इस इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को लेकर. ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट है, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, फिर कंज्यूमर सरप्लस. तो ये बेसिक्स है, इसलिए मैं बेसिक्स को थोड़ा कवर करके I am going into advanced questions and advanced topics. Okay, because बेसिक्स क्लियर अगर ना हो तो आपको मतलब एडवांस्ड क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे, राइट. सो दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद द बेसिक्स फर्स्ट एंड देन वी विल बी डूइंग मोर एडवांस्ड क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, दैट इज प्राइस इज इक्वल टू 60, क्वांटिटी इज इक्वल टू 20. तो ये कैसे होगा आप देख सकते हैं. यहाँ पर क्वांटिटी, डिमांड इक्वेशन और सप्लाई इक्वेशन को हम इक्वल सेट करते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में वो दोनों इक्वल होते हैं. तो हमें क्वांटिटी 20 मिलता है. फिर क्वांटिटी इस 20 को हम सब्सटीट्यूट करते हैं किसी एक इक्वेशन में. ओके, देन वी सब्सटीट्यूट हियर इन डिमांड इक्वेशन और उसके बाद हमें प्राइस मिलता है 60. फाइन, बहुत ईजी है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई इक्वेशंस गिवन है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं सप्लायर्स मस्ट पे अ टैक्स ऑफ $6 पर यूनिट. तो यहाँ पर एक टैक्स आ गया है. तो आपको न्यू इक्विलिब्रियम निकालना होगा, टैक्स जो कि टैक्स इंक्लूसिव प्राइस और क्वांटिटी हो, मतलब टैक्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, न्यू इक्विलिब्रियम. फाइन, तो आप खुद कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके फिर हम आंसर डिस्कस करेंगे. तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन. यहाँ पर प्राइस और डिमांड फंक्शन गिवन है. सो नाउ द सप्लायर्स डू नॉट गेट द फुल प्राइस व्हेन दे मेक अ सेल, दे गेट $6 लेस क्योंकि पर यूनिट टैक्स है $6, राइट. दिस चेंजेस आवर सप्लाई कर्व टू P minus 6, that is equal to 20 plus 20Q, जो कि है P is equal to 26 plus 2Q.
सॉरी नॉट 20Q, दिस वन इज 20 प्लस 2Q, तो ये हो जाता है P इज इक्वल टू 26 प्लस 2Q. Due to this 6 unit tax, 20 plus 6, that becomes 26. Okay, so here is the supply, new supply function. तो अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर given है suppliers must pay a tax of $6 per unit, इसलिए supply function change होते हैं. ठीक है, क्योंकि $6 सप्लायर साइड के हैं. तो अब हम इक्विलिब्रियम प्राइस और डिमांड हमें निकालना होगा. वी इक्वेट द डिमांड फंक्शन एंड द सप्लाई फंक्शन. ओके, डिमांड तो सेम है, डिमांड फंक्शन, तो हम इक्वेट करते हैं, तो हमें क्वांटिटी मिलता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 18. टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम टैक्स इंक्लूसिव प्राइस, वी सब्सटीट्यूट आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इनटू वन ऑफ आवर इक्वेशन, आइदर डिमांड और सप्लाई. तो हम डिमांड में सब्सटीट्यूट करके हमें प्राइस 62 मिलता है. तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 18 और इक्विलिब्रियम प्राइस विथ टैक्स जो होता है वो है 62. तो आप देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस जो विदाउट टैक्स है वो 56 होता है, $56, दैट इज 62 माइनस 6. लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन गिवन था, हमारे यहाँ तो आप जानते हैं आंसर क्या होगा, क्वांटिटी 18 प्राइस 62. तो यहाँ पर क्वेश्चन था टैक्स इंक्लूसिव प्राइस एंड क्वांटिटी. So that's why answer is B. Okay, fine. Okay. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई फंक्शन गिवन है. वी सॉ इन द लास्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा है कि द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल नाउ बी 18 इंस्टेड ऑफ 20, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी था 20, क्वेश्चन नंबर 8 में वो है 18. ओके, आफ्टर टैक्स क्वेश्चन, मतलब आफ्टर इंक्लूडिंग टैक्स. तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो होता है वो 62 हो जाता है इंस्टेड ऑफ 20. तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है प्राइस इंक्रीजेस बाय $4, ये तो नहीं होगा, प्राइस $4 इंक्रीज नहीं करता है. फिर क्वांटिटी 4 यूनिट से डिक्रीज भी नहीं करता, कंज्यूमर $70 भी नहीं पे करता है. तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा. कैसे होगा? क्योंकि देखिए आंसर ए कहता है कि टैक्स रेवेन्यू विल बी इक्वल टू $108 और हमें पता है कि 18 यूनिट्स सेल हुआ है. ठीक है, तो रेवेन्यू क्या होगा? द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज $6 अ यूनिट. तो 18 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो उसका आंसर हमें $108 मिलेगा. Thus we can conclude that answer A is correct. Fine? Okay. तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, which of the following factors will cause the demand curve for labor to shift to the right? यहाँ पर 4 factors given है. The demand for the product by labor declines, the price of substitute input falls, the productivity of labor increases, the wage rate declines. ठीक है, तो इसका आंसर देने से पहले let us discuss the reasons behind each of the options. देखिए, a shift to the right of the demand curve for labor means that the demand for labor has increased at every wage rate. तो wage rate है price for example, तो ये has होगा HAS. ठीक है, तो has increased at every wage rate. तो we will examine A to D to see if any of these would cause the demand for labor to rise. तो ऑप्शन ए जो है, if the demand for product produced by labor declines, then the demand for labor should decline. So this doesn't work. ठीक है, क्योंकि एक प्रोडक्ट का डिमांड जब प्रोड्यूस्ड होता है बाय लेबर, वो अगर डिक्लाइन होते हैं, if the demand for product produced by labor डिक्लाइन होते हैं, then the demand for labor should decline, डिमांड फॉर लेबर भी डिक्लाइन होगा. तो ऑप्शन ए नहीं होगा, राइट. नेक्स्ट है, इफ द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इनपुट फॉल, उसका सब्सटीट्यूट इनपुट अगर फॉल होता है, देन यू वुड एक्सपेक्ट कंपनीज टू स्विच फ्रॉम लेबर टू सब्सटीट्यूट इनपुट. लेबर का सब्सटीट्यूट इनपुट फॉल होने से कंपनी स्विच करेगा फ्रॉम लेबर टू अदर सब्सटीट्यूट इनपुट्स और अदर ऑल्टरनेटिव्स लाइक चीपर टेक्नोलॉजी या कैपिटल.
thus the demand for labor should fall, so this one will also not work, ये भी काम नहीं करेगा. थर्ड ऑप्शन जो है, इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीजेस, अगर लेबर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है तभी एम्प्लॉयर्स विल डिमांड मोर लेबर, तभी एम्प्लॉयर्स ज़्यादा लेबर वो उसको मतलब वो डिमांड करेगा. तो ये काम करेगा ऑप्शन सी. एंड ऑप्शन डी जो है, द वेज रेट डिक्लाइनिंग कॉजेज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नॉट डिमांड. तो वेज रेट जब डिक्लाइन होता है वो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है बट मगर डिमांड में चेंज नहीं होता, क्योंकि वेज रेट को सपोज आप अज्यूम कीजिए इक्वल टू प्राइस, तो प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता है. लेकिन शिफ्ट जब होता है, शिफ्ट होने से वेज रेट फिक्स रहता है. इसलिए यहाँ पर हमने कहा है शिफ्ट ऑफ लेबर डिमांड कर्व, राइट. तो शिफ्ट जब हो रहा है तो उसमें प्रोडक्टिविटी फैक्टर इंक्लूडेड होगा, वेज रेट नहीं चेंज होगा. ओके, सो दिस विल बी option C. Okay, so I hope this is clear. So thank you so much. Keep watching, keep learning, stay safe. Okay, and share the video. Okay, so we'll be coming up with more quizzes, more difficult quiz, more advanced topics. So stay tuned and stay safe. Bye bye.